उन औरतों के लिए ही हुई थी। मगर यहां एक सवाल उठाएंगे, दो चीजों को गड़मड़ करेंगे, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा अभी जी। तो उनका क्या जवाब था? उनका भी यही जवाब था कि कुछ खवातीन जो हैं उन्होंने पुकार दी अपनी, और हजाज साहब ने अपने ख्वाब में देखा कि मुझे बुलाया जा रहा है और उठ खड़े हुए और भेज दिया किसी और को? नहीं। ठीक है जी। तो ये याद रखना चाहिए कि इनका ये एतराज है कि वो जो दो पहले मामला हुए थे उनका ताल्लुक इन औरतों के साथ नहीं था जो एक्सपेडिशंस हुई थी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको बता सकूं। मैंने आपको बताया कि चर्चनामा के ऊपर ये एतराज उठाते हैं कि चर्चनामा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अरब का नहीं, मगर फतूहुल बुल्दान इमाम बलादरी की वो तो ऑथेंटिक है निस्बत उस किताब की, ठीक है ना। लिहाजा हम फतूहुल बुल्दान से जरा गो थ्रू करते हैं। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसमें हज्जाज के अंडर जो सिंध में कैंपेन्स हुई हैं उनका जिक्र किया गया है। ये आपने देखना है, मगर हम यहां से पढ़ेंगे। ये यहां जी। तो ये जब औरतों ने ये औरतों का वाकया चल रहा है, ये मैंने आपको जो भी पढ़ाया है कि औरतें किडनैप की गईं, औरतों को मारा गया, उन्होंने कहा हज्जाज। अब देखना हज्जाज पहले किसको भेजता है। सो अल हज्जाज सेंट उबैदुल्ला इब्ने नबहान। औरतों के किस्से के बाद मोहम्मद बिन कासिम से पहले दो एक्सपीडिशंस हुई हैं। समझ आ रहा है आपको? मोहम्मद बिन कासिम से पहले सैयद मुजम्मिल साहब कहते हैं दो एक्सपीडिशंस हुई हैं, क्या वो भी औरतों के लिए हुई थी? यस। मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो दो एक्सपीडिशंस हुई हैं वो उन औरतों के लिए ही हुई थी। ये आपके सामने फतूहुल बुल्दान इमाम बलादरी की है। क्या कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्ला इब्ने नबहान को भेजा था, मगर वो कत्ल हो गया, बट ही वाज किल्ड। देन अल हज्जाज रोड टू बुदैल इब्ने तहफा। बुदैल इब्ने तहफा को भेजा अल बजली को, जो ओमान में था, कि जाओ बैबल के मकाम के ऊपर। मगर जब बुदैल दुश्मन से मिलने के लिए घोड़े पर गया तो घोड़ा उसके ऊपर से गुजर गया और वो गिरकर मर गया। ये दो एक्सपीडिशंस हुई थी जो फेल्ड हुई थी मोहम्मद बिन कासिम से पहले, और हुई दोनों उन औरतों को बचाने के लिए। अब आया मोहम्मद बिन कासिम, ये देखें। धन अल हज्जाज पुट मोहम्मद इब्न अल कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अल हकम इब्न अबू उकैल सकफी इन चार्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल वलीद इब्न अब्दुल मलिक। ही रेडेड अ सिंध। ठीक है जी। इससे आपको ये चीज पता चली कि ये जो कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले जो दो एक्सपीडिशंस हुई हैं वो औरतों के लिए हुई थी, वो भी यस, अकॉर्डिंग टू चर्चनामा भी और अकॉर्डिंग टू फतूहुल बुल्दान, द ओनली टू ओल्डेस्ट relevant history records about Sindh or the expeditions of Sindh. Yes, the both two expeditions before Muhammad bin Qasim was to get revenge for those ladies. ठीक है ना, उनको बचाने के लिए, सिक्योर दोज लेडीज और दोज अरब नेटिव्स, उनको बचाने के लिए। ठीक है ना, ये आपको यहां से मिल गया। अब ये दो चीजों को गड़मड़ करते हैं, उसको आगे जाके रखूंगा क्योंकि उसकी जरूरत आगे पेश आएगी, इसीलिए उसको अभी स्किप कर रहा हूं। आगे सुनते हैं। कर चुके थे। ये 711 की बात हो रही है, जबकि मुस्लिम एक्सपेडिशंस हिंदुस्तान की तरफ आना कब शुरू हुई थी? 637 में, हज़रत उमर की खिलाफत के अंदर, उनके दौर के अंडर, तब से ही मुस्लिम एक्सपेडिशंस हिंदुस्तान का रुख करना शुरू हो चुकी थी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से कि वो दरअसल आए ही इसलिए कि एक वाक़या हो गया था जिसमें वो खातून को बचाने के लिए आ गए? झूठ सारा, टोटल फैब्रिकेशन, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बिल्कुल ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है जिसपे आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान के कई इलाकों के ऊपर एक्सपेडिशंस शुरू हुई थी। आपको ये याद होना चाहिए कि मैं स्टार्ट के अंदर ये बता चुका हूं कि अरब कबाइल्स हिंदुस्तान के अंदर बसते थे। ठीक है, मकरान के एरियाज में अरब के बाजार मौजूद थे। इसी तरीके से इब्ने बतूता के सफर के मुताबिक रहला में, और इब्ने या अली जो बैरूनी है, अल बैरूनी, उन किताबुल हिंद के मुताबिक उन्होंने कई
स्क्राइब्स और इंस्क्रिप्शंस देखी थी जो पुरानी मसाजिद की थी, जो मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले डेट कर रही थी, बता रही थी। हजरत उमर के जमाने में ऐसा क्या हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए। ये खुद जाके मानेंगे कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में ये चीजें किस वजह से पेश आई, उसका हिंट आगे जाकर ये खुद देंगे। मगर अफसोस कि मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर तनकीद करने के लिए, जो कि शौक से करें, मगर तारीख का कत्ल नहीं होने देंगे। हिंदुत्व के नैरेटिव को और सेकुलर और लिबरल लॉबी के नैरेटिव को यहां पर प्रमोट नहीं होने देंगे, उस पर तनकीद होगी हकायक के साथ, याद रखें। अब हुआ क्या, इसका हवाला देने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं है कि ये भी मानते हैं, आगे जाके वीडियो में बयान करेगा, और हम भी मानते हैं। वो क्या है, पर्शिया की अंपायर का जब डिक्लाइन हुआ है ना, फारस का, तो फारस के करीब जो एरिया पड़ता था ना माइग्रेट करने के लिए, वो हिंदुस्तान पड़ता था। हजरत उमर फारूक के जमाने में जब पर्शियंस को शिकस्त हुई है, तो पर्शियंस जोरास्ट्रियंस के चंद बड़े कबीले जो कि जंग में शामिल थे, वो लोग भागकर हिंदुस्तान की सरजमीन में आए थे। कुछ लोग बॉम्बे बॉम्बे जो कि उस वक्त थाना बोला जाता था, थाने का इलाका जो आज मुंबई है, उस इलाके में जजीरे के ऊपर आकर लगे थे, और कुछ लोग आकर सिंध में मकरान के एरिया के करीब लगे थे। ये चीज आगे जाकर ये मानेंगे कि वो बागी जंगजू जो मुसलमानों के खिलाफ पर्शिया के अंदर लड़े थे, उनके कई कबीले लड़ाई करने वाले फौजी वो हिंदुस्तान में आके पनाह ली थी। ये आगे जाकर खुद बोलेगा, सैयद मुजम्मिल साहब जो हैं, ये खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाएंगे कि राजा दाहिर के चंद जुर्मों में से एक जुर्म ये भी था कि उसने पर्शियंस को, जोरास्ट्रियंस को, जो कि मुसलमानों से जंग लड़े थे हजरत उमर फारूक के जमाने में, उनको पनाह दी थी। तो हजरत उमर फारूक ने बिल्कुल भेजी एक्सपेडिशंस। आज भी पूरी दुनिया के अंदर एक्स्ट्रेडिशन का ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर लॉ मौजूद है ना। तो पुराने जमाने के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि अगर कोई निकल कर ऐसे इलाके में चला जाता है जो इलाका डायरेक्टली आपके जंग के एरिया के अंदर नहीं आता, मगर आपको पता है कि ये लोग वहां छुपे हैं, और वहां से इकट्ठी करके आपके खिलाफ, वहां के लोकल अरब्स के खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, या आपकी स्टेट के खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, तो आप वहां पर अटैक करते हो। हमें तो वेस्ट ने और लिबरल और सेकुलर रजीम ने यह बताया था कि हमें इराक के ऊपर अटैक करने का हक इसलिए हासिल है कि हमें पता चला है वहां कुछ गड़बड़ चल रही है, हमें शक पड़ रहा, हमें बदबू आ रही है। अफगानिस्तान के ऊपर एक बंदे की खातिर अटैक कर दिया, ये उसामा बिन लादेन चाहिए, अलकायदा का वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, और वहां पर जनाब इनके हाइडआउट्स हैं, लिहाजा पूरे का पूरे अफगानिस्तान को लपेट कर रख दिया। हमें वेस्ट ने ये नैरेटिव बेचा, और हमें सेकुलर और लिबरल लॉबी ने दिया, और उनके सेकुलरिज्म को यूं परोसा हमें कि जैसे ये कोई इल्हामी नवेश्ता है। हमें इस तरीके से परोया। जिस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुस गया, अभी रिसेंटली कवर किया है मुजम्मिल साहब ने उसामा बिन लादेन की स्टोरी को। उसामा बिन लादेन को 2011 मई के अंदर अटैक करने के लिए एबटाबाद के अंदर घुस गया अमेरिका, बगैर इजाजत के, बगैर स्टैब्लिशमेंट को। और कुछ लोग कहते हैं कि जी पता था, बट स्टेट लेवल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई ब्रीफिंग नहीं थी, कोई डिस्कशन नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं थी, कोई मशवरा नहीं था। तो 2011 मई के अंदर अमेरिका के ट्रूप्स एंटर होते हैं एबटाबाद के अंदर, एंड सो कॉल्ड, हमें नहीं पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक सो कॉल्ड प्रेमिसेस के ऊपर, एक घर के ऊपर अटैक करते हैं। वहां से जनाब उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी मिलती है, उसकी बीवियां मिलती हैं, ये वो उसको शूट करते हैं, और जनाब जाके ओबामा के दौर के अंदर दरियाबुर्द कर आते हैं, एंड गेस व्हाट, ओबामा अगला इलेक्शन जीत जाता है। यस, तो हमें तो ये बेचा गया कि लिबरल और वेस्टर्न जनाब जो रिजीम्स हैं, वो जनाब बड़ा जबरदस्त आप आपके साथ काम कर रही हैं, बड़ा इंसाफ पर मबनी है। ठीक है जी। तो ये समझना चाहिए कि हजरत उमर फारूक के जमाने में जो अटैक हुए थे मकरान के जमाने, मकरान के एरिया में, इसी तरीके से थाने के इलाके के ऊपर, या हजरत अली के जमाने के अंदर भी एक दो एक्सपेडिशंस का इशारा आपको मिलता है। दक्तूर अली अस्सुल्लाबी ने एक किताब लिखी है हजरत उमर फारूक की सीरत पर, उसमें भी जिक्र किया है।
फतूहुल मशरिक के चैप्टर में। इसी तरीके से हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्ट्री के हवाले से अगर आप देखें तो उनके जमाने के अंदर भी कुछ एक्सपेडिशंस आपको सिंध और हिंद के एरिया के अंदर मिलती हैं, जो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रेबल्स जो वहां जाकर हाइड आउट तलाश कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए। ठीक है ना, ये आपको समझना चाहिए, यही वजह है। अच्छा, यहां मैं एक और चीज तारीख की दुरुस्तगी के लिए बता दूं, ये था बैकग्राउंड कि फौजों को क्यों जाना पड़ा। अब आपके सामने ये चीज भी मैं रखता चलूं कि जब थाने के इलाके के ऊपर बंबई में हजरत उमर फारूक के जमाने में करीबन मेरे ख्याल से 635 637 में जब पहली एक्सपेडिशन आई थी हजरत उमर फारूक के जमाने में थाने के इलाके बम्बई में, तो हजरत उमर फारूक को जब बाद में जाकर पता चला कि फौजें तो वहां जा चुकी हुई हैं, हजरत उमर फारूक ने पता क्या कहा, ये तारीख तारीख तबरी के अंदर भी और फतहुल बुल्दान के अंदर भी ये वाक्य आपको मिल जाता है। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैंने छड़ी के ऊपर कीड़े खड़े किए हुए हैं। क्या मुराद थी? ये एक मेटाफोर था, ये बताने के लिए कि तुम लोगों को ऐसी जगह पर क्यों लेकर जा रहे हो जहां डायरेक्ट हमारा लिंक नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम कीड़ों को एक छड़ी के ऊपर मैंने रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कीड़े किसी टाइम भी गिर जाएंगे, यानी हमारे सोर्सेज जाया हो रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जाया हो रहा है, हमारी मैन पावर जाया हो रही है, हमारी स्टेट की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल जाया हो रहा है। लिहाजा हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर अब ऐसा कोई काम हुआ तो मैं तुम्हारे कबीले से ये चीजें पूरी करूंगा। लिहाजा आज सोर्सेज हमें यह बताते हैं कि हजरत उमर फारूक की इजाजत के बगैर फौजी पर्शिया में जब जंग लड़ रहे थे तो ताकुब करते हुए, ट्रेस करते हुए हजरत उमर फारूक को बताए बगैर वो फौज का पीछा करते हुए थाने के मकाम पर शिप्स लेकर पहुंचे थे, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि यहां पर कुछ लोगों ने जो कि पर्शियन हैं वॉर लड़ रहे थे, यहां पर हाइड आउट लिया है। लिहाजा वो लोग पहुंचे। ठीक है ना, तो ये चीज आपने समझनी है कि हजरत उमर फारूक ने इस हमले की कोई तायीद नहीं की थी बल्कि रोक दिया था। आपने एक जुमला सुना होगा, हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने कहा था हजरत उमर फारूक ने पाकिस्तान में एंटर होने से लोगों को रोक दिया था। याद है? किसी को याद है ये जुमला? बड़ी तनकीद हुई थी कि हजरत उमर फारूक के जमाने में तो पाकिस्तान नहीं था। किस किस को याद है मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने ये बात की थी कि हजरत उमर फारूक ने कह दिया था इस कौम को छोड़ो, पाकिस्तान को, इस पर ना जाओ। याद है जी? कमेंट करें ना जरा, पता तो चले किस किस को याद है। कमेंट ही नहीं आ रहे। खैर, तो इससे ये चीज पता चलती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने जमाने के अंदर ये काम कि आप ऐसी इनडायरेक्ट टेरिटरीज के अंदर जाएं जो डायरेक्ट लिंक नहीं है हमारी जंग के साथ, उन्होंने मना फरमाया। तो ये दो चीजें सामने आ गई। पॉइंट नंबर 1, जो लोग गए उसके पीछे हिस्टोरिक रीजन क्या थी, तारीखी वजूहात क्या थी जिस वजह से वो गए, और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि इसका बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो पर, जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, उनके ऊपर नहीं आता, क्योंकि जब हजरत उमर फारूक को ये चीज पता चली थी तो हजरत उमर फारूक ने इस चीज को रोक दिया था। चलें जी, आपको दिखा देता हूं वो भी। ठीक है, ताकि ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि हजरत उमर फारूक का रिएक्शन क्या था। ये देखें, ये फतहुल बुल्दान है, बॉर्डर रेड्स। ठीक है ना, चैप्टर 1 पेज नंबर 209, ये इंग्लिश का जो मैंने आपको दिखाया, अंडर उमर 1, हजरत उमर बिन खत्ताब के अंडर। वो कहते हैं ओमान के अंदर अल हकम, ठीक है, अल हकम को बहरीन की तरफ भेजा और दूसरे को जो कि उस्मान था, यानी अल हकम जो था उसको बहरीन भेजा, और जो उस्मान बिन अबुल आसी अस्सकफी था उसको भेजा जो है ओमान की तरफ, ताना के करीब। ये ठीक है। अच्छा, ये लोग गए वहां पर। व्हेन द आर्मी रिटर्न्ड ही रोट टू उमर
इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ दिस एक्सपेडिशन, जब वो वापस लौटे तो उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबर दी इस मुहिम के बारे में। उमर wrote to him in reply, ओ ब्रदर ऑफ थकीफ, या अखा थकीफ, thou has put a worm upon the wood। ठीक है, कि लकड़ी के ऊपर एक कीड़ा रख दिया। बाय अल्लाह, आई स्वेयर दैट इफ दे हैड बीन स्मिटन आई वुड एग्जैक्ट फ्रॉम थाई ट्राइब द इक्विवेलेंट। हजरत उमर फारूक ने कहा कि लोगों को जिस जगह पर तुम जाया कर रहे हो, मैं तुम्हारे कबीले से बंदे पूरे करूंगा, और उनको रोक दिया इस मामले से। यहां से भी ये चीज समझ आती है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो एक्सपीडिशन इनके बकौल भेजी, वो किस वजह से भेजी, और बाद में ये भी नरेटिव हमें मिल जाता है कि हजरत उमर फारूक की इजाजत के बगैर, यानी उनको अपडेट किए बगैर, कहीं बाद में इन्फॉर्म किया कि हम थाना के इलाके के अंदर गए थे। भेजा उनको ओमान था, ओमान में भेजा था, मगर वो जंग लड़ते लड़ते थाना की साइड पर चले गए, और बाद में जब इन्फॉर्म किया तो हजरत उमर फारूक ने कहा वहां तुमने अब बंदे जाया नहीं करने, नहीं जाना, कि वो डायरेक्ट हमारी टेरिटरी नहीं है वो जहां पर जंग चल रही हो। आगे बढ़ते हैं। चीज़ ये है कि टोटल फैब्रिकेशन, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 637 से जो इस चीज का हम जवाब दे रहे थे, ठीक है ना, इस चीज का। आज भारत का शहर है मुंबई, उसके पास थाना का इलाका था, वहाँ पर कोशिश हुई थी, हो नहीं सका, लेकिन उसके बाद में मुस्लिम एम्पायर मकरान बलूचिस्तान तक पहुंच चुकी थी। ठीक है ना जी, राजा दाहिर के टाइम पे, राजा दाहिर के दौर के अंदर ही उनके बिल्कुल साथ मकरान में मुस्लिम एम्पायर का फुटप्रिंट था, और उन्होंने वहीं से तो असिस्टेंस मिली थी बाद में मोहम्मद बिन कासिम को कि वो आगे बढ़े देबल के पास। पहली चीज़ तो ये हो गई जिसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरी सबसे याद रखना, ये सारी चीजों का मैं अंडरस्टैंडिंग आपको दे चुका हूँ। मकरान के एरिया में पहले अरब कबाइल बाजार उनके मौजूद थे अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्ट्रीज, ठीक है ना। जो लोग वहाँ ऑन ग्राउंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए ट्रैवल करने के लिए गए हैं, जैसे इब्न बतूता का रहला है या अल बैरूनी है, उनका किताबुल हिंद है, ठीक है ना। तो मकरान के एरिया में पहले से अरब मौजूद थे, लिहाजा वहां पर उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग थी पहले से, तो लिहाजा वहां अगर कोई झड़प वगैरह हुई तो वहां पर लोग मौजूद थे। बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा इशू अरब ट्रेड का और इकोनॉमिक्स का था, क्योंकि जहाँ से सारे जहाज़ गुजरा करते थे, अगर वहाँ पे किसी और की हुकूमत है और वहाँ पर कुछ ट्राइब्स या बैंडिट्स हैं या पायरेट्स हैं जो कि पीसफुली गुजर नहीं दे रहे, तो आपका नुकसान भी था, अनसेफ जर्नी भी था, ट्रेड करना भी मुश्किल था, क्योंकि सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के बहुत से ममालिक हिंदुस्तान से मसाले और दवाइयाँ और बहुत कुछ यहाँ से लेके जाया करते थे। So they always wanted to do something about it. It has nothing to do with a woman who was obliterated by some man. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था कि किसी खातून के हवाले से एक खातून की फरियाद के लिए हजाज बिन यूसुफ ने कहा कि मैं अपनी पूरी एम्पायर दाव पे लगा के लड़ने के लिए आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जिस ले जी आगे बढ़ते हैं, इससे पहले इस पॉइंट को ले लें। मैंने आपको स्टार्ट के अंदर इसीलिए ब्रीफ थीम बैकग्राउंड दे दिया था कि कोई भी नेशन, एक कॉमन सेंस की बात है। सैयद मुजम्मिल साहब कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं को जो बहुत ही जनाब आपको तगोदो के बाद को रॉकेट साइंस हो। कोई भी कौम, कोई भी कबीला, कोई भी नेशन किसी दूसरी नेशन के ऊपर एक रीजन की वजह से अटैक नहीं करेगी, पीछे मल्टीपल चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं उस पीक को। वन ऑफ देम वाज वो अबडक्शन ऑफ दोज वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ अरब। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी वो जनाब वो हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो एक औरत के लिए अपनी पूरी की पूरी सल्तनत को दांव पे लगा दिया। एक औरत नहीं थी, 8 जहाज थे, उसमें माल था, औरतें भी थीं। एक रियासत औरतों के लिए क्या मामला कर रही है, मैंने आपको मल्टीपल फैक्टर्स पीछे बयान किए हैं। एक वाकया नहीं हुआ था, याद है? मैंने आपको ये चीज भी बयान की थी कि मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जिससे आपको ये चीज पता चलेगी कि औरतों से पहले एक वाकया हो चुका था जिसकी वजह से राजा दाहिर के साथ ताल्लुकात मजबूत नहीं रहे थे, ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, ठीक है ना, औरतों से पहले भी। या मेरे ख्याल से उसका जिक्र आगे आएगा क्योंकि आगे बिफिटिंग है वहां पर।
कि वो एतराज क्या था, राजा दाहिर के साथ एतराज क्या था। मगर ये याद रखना चाहिए, जो मैं पहले बयान कर चुका उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि कौमों पे मल्टीपल चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं जिस वजह से वो कोई फैसला लेते हैं। वन ऑफ देम वाज ट्रेड एज वेल। अब मुझे बताएं, एक इलाका है, देबल के मकाम पर पायरेट्स घूम रहे हैं, और बाय द वे चर्च नामा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वही एक अवेलेबल सोर्स है जो पुराना आपको बताता है, उसके अलावा तो सिंध की हिस्ट्री नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि सन ऑफ सॉइल्स इतने बिजी थे रॉकेट बनाने में और इलेक्ट्रिक कार बनाने में और ड्राइवरलेस कार्स बनाने में, कि उनके पास हिस्ट्री लिखने का टाइम नहीं था। बहुत प्रॉस्पेरस किस्म की स्टेट थी ना, तो वो बड़े बिजी थे टेक्नोलॉजी के अंदर, लिहाजा उन्होंने हिस्ट्री नहीं लिखी। तो हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है वो चार्चनामा है, या फतहनामा दूसरा नाम उसका। चार्चनामा के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहर का तख्ता उल्टा और उसके सर को धड़ से अलग किया, तो जिस फोर्ट्रेस के अंदर वो घुसा था देबल के मकाम पर और अरोड़ के मकाम आगे अंदर जाकर, वो औरतें वहीं से मिली थी, उस फोर्ट्रेस से, अकॉर्डिंग टू चार्चनामा। तो राजा दाहर का यह कहना कि मेरा पायरेट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये माना दारत कि अकॉर्डिंग टू चार्चनामा लोग वहां से मिल रहे हैं जो अबडक्ट किए हुए हैं। आसान लफ्जों के अंदर कहूं कि लोग कच्चे से मिल रहे हैं, सैयद मुजम्मिल साहब, कच्चे से। अब कच्चे के अंदर लोग जाते हैं तो लोकल पुलिस एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं जी हमें नहीं पता बंदा किधर है। सैयद मुजम्मिल साहब, आप ही तो कहते हैं लापता अफराद के बारे में, कौन करवा रहा है? कौन? आज के राजा दाहर। सैयद मुजम्मिल साहब, पायरेट्स के ऊपर डालना इसलिए आसान था कि पायरेट्स जो बूटी वहां से लूटें, जो प्लंडरिंग वहां पर करें, जिन औरतों को लूटें, स्लेव बनाएं, हैं? तो राजा दाहर को उसमें से हिस्सा मिले। आपको क्या लगता है, अगर अरब्स वहां से ट्रेड के लिए आ सकते हैं, तो आपके पास क्या रीजन है कि राजा दाहर करीब बैठे हुए अरब की ट्रेड के ऊपर अटैक नहीं कर सकता? उसको लालच नहीं थी, जबकि चार्चनामा बताता है कि उसको क्या लालच थी। हम्म तो सैयद मुजम्मिल साहब, हिस्ट्री का जब भी एनालिसिस करें तो उसको प्योर तरीके से करें, दोनों तरफ का जायजा लें। अगर अरब्स को अपनी ट्रेड प्यारी थी और उस रूट का सेफ होना प्यारा था, वो उनका राइट था। राजा दाहर का कोई राइट नहीं था कि वो पायरेट्स को पनाह दे और अपने इलाके के अंदर ये हरकतें करवाए जो उसने की। अकॉर्डिंग टू चार्चनामा कोई राइट नहीं था, अरब को राइट था। मैं न्यूट्रल ग्राउंड पर कह रहा हूं, अरब्स को ये राइट था कि वो अपने ट्रेड रूट को सेफ करते। अच्छा, फिर हज्जाज बिन यूसुफ की शराफत देखें, मैं यहां शराफत कहूंगा, अकॉर्डिंग टू फतुहुल बुल्दान और चाचनामा। हो सकता है सैयद मुजम्मिल साहब को बहुत बुरा लगे, ठीक है ना, बहुत बुरा लगे। वो ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने अबडक्शन और किडनैपिंग होने के बाद राजा दाहर को खत लिखा और कहा कि इन औरतों को बाजियाब करवाओ। इसका मतलब यह है, हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध की सॉवरेनिटी को और सिंध की लीगल स्टेटस को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा हमारी हेल्प करें। क्या यह जुर्म है? अमेरिका तो पूछता भी नहीं, अंदर घुसाता है। आपकी सेकुलर पावर्स जो है वो तो सीधा अंदर घुसाती हैं। हज्जाज ने अकॉर्डिंग टू चार्चनामा, अकॉर्डिंग टू फतुहुल बुल्दान, खत लिखा राजा दाहर को कि मेरी हेल्प करो, मेरी औरतों को छुड़वाओ, मेरे माल को छुड़वाओ। राजा दाहर ने हाथ खड़े कर कहा ये बैंडिट्स हैं, आउटलॉज हैं, पायरेट्स हैं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हज्जाज ने कहा फिर मैं आता हूं, तुझसे नहीं अगर संभाला जा रहा और कोई भी गैरतमंद कहेगा मैं आता हूं। हज्जाज बिन यूसुफ से लाख इख्तलाफ करें, बहुत ही को बुरा इंसान होगा, मगर जो सच है, जो तारीख की हकीकत है, हम तारीख का कत्ल तो नहीं होने देंगे। तो हज्जाज का राजा दाहर को खत लिखना उसकी ऑनेस्टी को दिखाता है कि उस बंदे ने हर दरवाजे को, हर उस प्रोसीजर को जो कि लीगल प्रोसीजर था, स्टेट्स के दरमियान जो एक फॉरेन अफेयर्स के अंदर जो प्रोसीजर होता है, उन्होंने फॉलो किया कि उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया
कि देखो हमारे शिप उठा लिए गए हैं, हमारी औरतें उठा ली गई हैं, हेल्प करो। उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कहा फिर मैं आ रहा हूं। तो ये पॉइंट है। तो ये याद रखें, अरब्स के पास ये राइट था कि वो ट्रेड रूट को सिक्योर करते, क्योंकि उनका रूट था वहां पर। राजा दाहर को चाहिए था कि उनको सिक्योरिटी देता, उसने हाथ खड़े कर दिए। बल्कि मैं ये समझता हूं कि चचनमा के अकॉर्डिंग वो लोग जब वहीं से मिले तो ये साफ पता चलता है कि राजा दाहर का दिल बेईमान हो गया था। और राजा दाहर को ये था कि हमारे पास लोकली तो हम शायद उस तरह नहीं कर पा रहे, मगर सरनदीप के अंदर से शिप्स गुजरते हैं इस कोस्ट के, मलाबार के कोस्ट के, बड़ी ट्रेड चल रही है। तो लिहाजा राजा दाहर को ये लगा कि इजी मनी हासिल करते हैं। तो उसने पायरेट्स के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, ताकि ये आउटलॉज हैं, हम इनको पकड़ नहीं सकते, ये जाके गारों के अंदर छुप जाते हैं और कच्चे के अंदर छुप जाते हैं, लिहाजा हम इनको ढूंढ नहीं सकते। टिपिकल आज भी इस तरीके से पाकिस्तान की इस पट्टी के ऊपर यही हो रहा है। नहीं यकीन तो सिंध के अंदर लोगों से पूछ कर देख लें कि कैसे उन लोग को अबडक्ट अबडक्ट करके कच्चे के मकाम पर ले जाया जाता है। पुलिस की नहीं चलती, फौज की नहीं चलती, आज भी कच्चे के मुकाम के ऊपर लोग जाते हैं। इकरारुल हसन ने, जो कि एक जर्नलिस्ट है, सैयद इकरारुल हसन, ठीक है, उसने प्रोग्राम किया कच्चे के इलाके में जाकर के वहां कैसे सिंध के आज भी नस्ल दर नस्ल चलने वाले वो बैंडिट्स, वो आउटलॉज, वो आज भी सिंध के अंदर सिंध के वडेरों को उठा लेंगे, ठीक है, पैसे वाले लोगों को, नॉट वडेराज, ठीक है, पैसे वाले लोगों को, उर्दू स्पीकिंग के लोगों को उठाएंगे। इसी तरीके से इंटरनल पंजाब के अंदर से उठाएंगे। न्यूज उठा के देख लें आप, न्यूज भरी पड़ी है, आज भी वही तरीका चल रहा है। और स्टेट हाथ खड़े करके कहती है हमें पता नहीं है। वी डोंट नो अंडर द टेबल क्या चल रहा है क्या नहीं। 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट। मेरी कुछ कच्चे के लोगों से बात हुई थी जो इन चीजों के अंदर हैं, तो उन्होंने बताया कि यार समझें बस, उन्होंने कहा समझें, कुछ हमारे बंदे इनके पास होते हैं, कुछ हमारे पास इनके बंदे होते हैं, वो हमने बार्गेन के लिए रखे होते हैं। सैयद मुजम्मिल साहब मैं झूठ बोल रहा हूं, बता दें, आप तो वाकिफ है ना, आप तो वाकिफ हैं, तो बता दें मैं झूठ बोल रहा हूं कि पुलिस के बंदे इनके पास होते हैं, कैसे ये बार्गेन के तौर पर यूज करते हैं। यही यही टेक्निक उस वक्त के देबल के मकाम के ऊपर राजा दाहिर के अंडर ये पायरेट्स कर रहे थे। राजा दाहिर, द सन ऑफ सॉइल, हीरो ऑफ सिंध, अपने इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सका, तो प्रॉस्पेरिटी कहां से आ रही थी। ये पायरेट्स ना सिर्फ ये कि अरब ट्रेड्स के ऊपर हमले कर रहे थे, बल्कि लोकल कम्युनिटीज जो थी उनका माल लूट रहे थे। लोकल जो निचली जातियां उनके साथ ज्यादती कर रहे थे, बुद्धिस्ट के साथ ज्यादतियां हो रही थी। तो उस वक्त कहां थे ये राजा दाहिर साहब, ये सवाल है। तो तवज्जो करें, सैयद मुजम्मिल साहब कहने को बहुत कुछ है, बात तो चलती जाएगी, आगे बढ़ते हैं, बहुत पड़ा अभी तो। हज्जाज बिन यूसुफ के हवाले से हम ये क्लेम करते हैं, हमारी तारीख की किताबें क्लेम करती हैं कि बहुत रहम दिल थे, इसीलिए खातून की पुकार पे उन्होंने सब फ़ौजों को भेज दिया, हज़ारों की फ़ौज को। उनके अपने बारे में तारीख क्या कहती है, ये आपको मालूम है? ये किसी ने भी नहीं कहा, कोई भी ऑथेंटिक सोर्स हिस्ट्री का ये नहीं कहता कि हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा रहमदिल था, कोई भी नहीं कहता। बल्कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम, ये अब सैयद मुजम्मिल साहब, असल में आपकी जो बड़ी ऑडियंस है ना, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले हैं, जिन्होंने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। तो मुसलमानों का इतिहास उन्होंने कद्दू पढ़ा होगा, कद्दू पढ़ा होगा। तो सैयद मुजम्मिल साहब ने बेसिकली ये वीडियो लोगों के लिए बना तो दी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपना इतिहास भी नहीं पढ़ा। आज उनकी हालत वैसे ही है जैसे राजा दाहिर के जमाने में सिंध की थी, आज उनकी हालत वही है। तो उनके सामने ये रख रहे हैं आप कि जनाब हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में लोग कहते बड़ा रहमदिल, यानी इसे कहते हैं स्ट्रॉ मैन करना पोजीशन को, स्ट्रॉ मैनिंग। यानी सैयद मुजम्मिल साहब ने पहले कैटेगोरिकल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये तासुर पैदा किया कि मुस्लिम हज्जाज बिन यूसुफ को बड़ा रहमदिल मानते हैं, कैटेगोरिकल। और फिर उसके बरअक्स नैरेटिव पेश करके कहा तारीख तो ये कहती है, तारीख तो ये कहती है, तारीख तो ये कहती है। हालांकि किसी भी मुसलमान से पूछेंगे जो इस्लामिक हिस्ट्री को या मुस्लिम हिस्ट्री को जानता है, वो कहेगा कि हज्जाज बिन यूसुफ एक बड़ा जाबिर किस्म का आदमी था।
मगर मुजम्मिल साहब ने चूंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अनविलिंगली, फिर हुस्न जन रख रहा हूं, वो के कैसर अहमद राजा साहब हुस्न जन नहीं रखते, वो